हाय एवरीवन, मेरा नाम रवि कुमार है और टारगेट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे 2022 आर्ट्स क्वेश्चन बैंक यानी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। और आज का क्लास थोड़ा रैपिड क्लास होने वाला है और आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कॉपी कलम लेकर बैठे, ताकि आपको जहां पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए आप उस क्वेश्चंस को लिखिए और उसके जो रूल्स होते हैं उसे आप नोट कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम से वो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास, है ना। ये 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करें। तो आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, 60 पीपल डैश ए यूज पार्टी, यानी 60 लोग एक बड़ी पार्टी हैं। इसका देखिए मीन मतलब क्या होता है, मीन का मतलब अर्थ होता है। तो 60 लोग एक यूज पार्टी होता है, एक बड़ी पार्टी हो जाती है 60 लोग में गाकर। तो यहाँ पर एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के रूप में ये आ रहा है, क्योंकि यहाँ आगे ए दे दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। जो आपका ये सिंगुलर, ये जो आप देख पा रहे हैं मीन्स, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है या इसको यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में काउंट किया जा रहा है। 60 पीपल एक यूज पार्टी मीन्स होता है, 60 पीपल मीन्स ए यूज पार्टी, यानी 60 लोग का अर्थ एक बड़ी पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ मीन्स हो जाएगा, बिकॉज एक सेंस में यहाँ हम लोग क्या लगा रहे हैं, मीन्स, सिंगुलर। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुनना है। तो देखिए इसमें सही वाक्य कौन सा हो जाएगा, वी नीड टू गुड फूड, वी नीड गुड फूड। ये देखिए अरेंज फॉर्म में नहीं है, पहले हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। ये देखिए सब्जेक्ट से शुरू कर रहा है, ठीक है। वी नीड गुड फूड, हमें अच्छे भोजन की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज हम वी नीड गुड फूड, हमें अच्छे भोजन की जरूरत है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबडी हैज टू डैश हिज मिस्टेक। अब ऑप्शंस जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये सवाल लैंग्वेज से बना है। पे फॉर का मतलब क्या होता है, कीमत चुकाना। तो आइए ऑप्शन से इस सवाल को करते हैं, देखते हैं इस ऑप्शंस को रख के कि इसका हिंदी क्या आता है। एवरीवन हैज टू डैश हिज मिस्टेक, यदि हम लोग यहाँ ऑप्शन ए रखते हैं तो देखिए हिंदी क्या लेगा, सभी को अपनी गलती का क्या करना पड़ता है, सभी को अपनी गलती के लिए क्या करना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। तो यहाँ जो पे फॉर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कीमत चुकाना। क्या होता है, कीमत चुकाना। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शंस का जो हिंदी है वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सुटेबल है। तो सभी को क्या करना पड़ता है, अपनी गलती के लिए क्या करना पड़ता है, पे फॉर यानी कीमत चुकाना पड़ता है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शंस आ रहा है। आप ऑप्शंस बी सी डी को भी यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि क्या ये आंसर सही होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं, सभी को अपनी गलती को पिक आउट करना पड़ता है। ये देखिए पिक आउट का मतलब यहाँ पर है चुनने से, तो ये कहीं ना कहीं इनकरेक्ट ऑप्शंस मुझे लग रहा है। सभी को अपनी गलती, मेक आफ्टर भी कुछ नहीं है, पिकअप मतलब चुनना होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज सुटेबल फॉर दिस क्वेश्चन। तो सभी को अपनी गलती का क्या करना पड़ता है, पे फॉर यानी कीमत चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, वी आर डिपेंडेंट डैश इज डिसीजंस। तो हम सभी को डिपेंडेंट रहना चाहिए। देखिए डिपेंड अपने साथ क्या लेता है, ऑन, डिपेंड ऑन यानी पर निर्भर रहना। तो हम सभी को अपने डिसीजंस पर क्या रहना है, निर्भर रहना है, ठीक है। तो डिपेंड क्या लेता है अपने साथ, प्रेपोजिशन हमेशा ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये देखते हैं, डैश गॉड ब्लेस हर। अब इस सवाल में क्या कह रहा है समझते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मे गॉड ब्लेस हर, यानी भगवान उसे आशीर्वाद दे। आप कहेंगे सर ऑप्शन ए ही क्यों हुआ, ऑप्शन बी सी डी क्यों नहीं होता है। तो आइए इसके रूल्स को समझते हैं। तो जब भी हम लोग ब्लेस की बात करते हैं सेंटेंस में, प्रे की बात करते हैं, या हम लोग विश की बात करते हैं, या कर्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो जब भी इनका कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, तो सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, तो सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, में लगाते हैं। ब्लेस मतलब आशीर्वाद होता है, प्रे मतलब प्रार्थना, विश मतलब इच्छा, और कर्स मतलब अभिशाप। तो जब इनका सेंस हो क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या लेते हैं, मॉडल वर्ब के रूप में लगाते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लास्ट में ये चिन्ह भी होता है, जिसे इस चिन्ह का क्या नाम है, तो इस चिन्ह का नाम है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। इस चिन्ह का क्या नाम है स्टूडेंट, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन।
नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन। ये इसके जो आप ये जो लास्ट में जो ये सिंबल देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो जब भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह दे और सेंटेंस में जब ब्लेस, प्रे, विश और कर्स का बोध हो तो सेंटेंस में हमेशा क्या लगाते हैं, में लगाते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ, भगवान उसे क्या दे, आशीर्वाद दे। इसका मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्लेस यानी आशीर्वाद की। प्रे और विश और कर्स की बात होती तब भी हम लोग क्या लगाते, में। तो आप इसका जो राइट जो आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वी मस्ट अप्रोच हिम। अब यहां देखिए वी मस्ट अप्रोच हिम का क्या होगा, तो वी मस्ट अप्रोच हिम का देखते हैं क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। वी मस्ट अप्रोच हिम, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस। इसका पेसिव वॉइस बनाना है, तो आप मुझे बताइए हमें अब बस उससे अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच मतलब हमें उससे संपर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे अप्रोच का मीनिंग संपर्क से है। आप सबको पता है कि जो एक्टिव से पेसिव चेंज होता है, जो एक्टिव से पेसिव वॉइस चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब क्या दे रखा है। इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब आपका क्या है, मस्ट। मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है जिसे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो मस्ट किस में चेंज होता है, तो आपको पता होना चाहिए मस्ट एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब क्या होता है, सेम होता है, उसके बाद क्या आता है, हमेशा बी आता है। तो कौन से ऑप्शंस में मस्ट भी है, ऑप्शन ए में मस्ट भी है, ऑप्शन डी में भी मस्ट भी है, और ऑप्शन बी में भी है, और ऑप्शन ए में भी है। देखिए लेकिन ऑप्शंस को आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन केवल ए में है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तब आता है बी, तब आता है आपका वर्ब 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बी प्लस वर्ब 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी सी डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो आपके सेंटेंसेस दे रखे हैं उसके जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ डायरेक्ट वर्ब से सेंटेंस शुरू कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू कर दिया, और यहाँ भी देखिए टू से, जबकि सेंटेंस किस में था, अफर्मेटिव में। तो एक्टिव वॉइस जब अफर्मेटिव में हो तो पेसिव वॉइस भी आपका किस में होना चाहिए, अफर्मेटिव में। इसका मतलब ही मस्ट बी अप्रोच, यानी उसे अवश्य क्या करना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो डैश इन हिज प्रोफेशन। अब इस क्वेश्चंस को आप ध्यान दीजिए, तो इस क्वेश्चंस में जैसा कि आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं तो इस क्वेश्चंस को बाय ऑप्शंस बनाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति जो लिखता है इंग्लिश करेक्टली यानी अच्छी तरह से इंग्लिश लिखता है, विल गो वो जाएगा, कहां जाएगा, इन हिज प्रोफेशन यानी अपने प्रोफेशंस में वो क्या होगा, फादर नहीं होगा, फादर का मतलब पिता होता है। जो व्यक्ति अंग्रेजी अच्छी तरह से लिखता है या करेक्टली लिखता है वो अपने प्रोफेशन में क्या हो जाएगा, आइदर मतलब दोनों में से एक, ये भी नहीं होगा। फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। दिस इज द करेक्ट आंसर फर्दर, दिस इज द करेक्ट आंसर फर्दर। फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे। यानी एक व्यक्ति जो इंग्लिश करेक्टली लिखता है या लिखेगा वो क्या हो जाएगा, अपने प्रोफेशन में यानी अपने काम में क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सर डी क्यों नहीं होगा, भाई ये जो आप फर्दर देख रहे हैं FARTHER फर्दर, इसका मतलब होता है दूर। इस फर्दर का मीनिंग क्या होता है, दूर। तो वह दूर जाएगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हाँ वो आगे जाएगा, वो अपने काम में क्या होगा, आगे जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, चूज द ऑड वन। देखिए ऑड वन आउट, इस टाइप के क्वेश्चंस 2024 या 23 तक देखे गए थे, बट लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे। तो आइए समझते हैं ऑड का मतलब क्या होता है। ऑड का मतलब होता है जो सबसे अलग है, जो सबसे क्या है, अलग है, या क्या बोल सकते हैं आप इसे, भिन्न। अलग या भिन्न को ही क्या कहा जाता है, अलग या भिन्न को ही यहाँ क्या कहा गया, ऑड। यानी वन आउट, यानी जो सबसे एक अलग है उसे वन आउट मतलब एक को बाहर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, वुमेन, गर्ल, लेडी, मैन। आप देख पाइए ये वुमेन, गर्ल और लेडी ये तीनों फीमेल को बताता है, जबकि मैन किसे बताता है, मैन मेल को बताता है। यानी इन सभी से स्त्री का बोध हो रहा है, ठीक है, फीमेल का, जबकि मैन क्या है, आपका मेल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है, एक डिफरेंट है। मतलब इन सभी में 4 ऑप्शंस में एक मैन आपका क्या है, थोड़ा अलग है, बाकी इन तीनों से किसका बोध हो रहा है, फीमेल का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आर यू अटेंडिंग डैश रिसेप्शन टुडे, ये आर्टिकल का सवाल है, ए एंड द नो आर्टिकल। तो यहां देखते हैं क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्यों होगा और कैसे होगा ये समझते हैं। देखिए यदि हम लोग यहाँ दा देते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या तुम आज रिसेप्शंस अटेंड करने जा रहे हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, एंड जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, दोनों उस रिसेप्शंस की बात कर रहा है। जो बोलने वाला है यानी स्पीकर, वो उस रिसेप्शंस की बात कर रहा है जिसके बारे में वो जानता है। इसीलिए वो बोल रहा है क्या तुम आज रिसेप्शंस अटेंड करने जा रहे हो, यानी किसी खास रिसेप्शंस की बात हो रही है, स्पेसिफिक रिसेप्शन की बात हो रही है जिसके बारे में बोलने वाला पहले से जानता था। तभी तो वो बोल रहा है क्या आज तुम रिसेप्शंस में शामिल होने जा रहे हो। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सी इज राइटिंग अ बर्थडे, वह एक बर्थडे में लिख रही है। क्या लिख रही है राइट नाउ, अभी वह एक बर्थडे में क्या लिख रही है यहाँ पे, सी इज राइटिंग ए बर्थडे मैसेज, वह एक बर्थडे मैसेज लिख रही है राइट नाउ मतलब अभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है समझते हैं। यहां देखिए डू कौन सा टेंस है, आप कहेंगे प्रेजेंट टेंस। डू कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस। तो आप मुझे बताइए डू के साथ क्या हैज लगता है। डू के साथ मान लीजिए यदि आप यू यहां देख रहे हैं तो यू के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या यू के बाद आप हैज लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या यू के बाद हैड आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डू क्या है आपका प्रेजेंट और हैड क्या हो जाएगा पास्ट। आर आ सकता है क्या, यू के साथ आर आ सकता है, लेकिन यू आर टी का मीनिंग क्या होगा, आप चाहें डू यू आर टी, आप चाहे क्या ऐसा कुछ मीनिंग होगा, नहीं होगा। तो डू यू हैव टी एट 5, यस ये हो सकता है, यू के साथ हैव लग सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और यहां देखिए आप डू जो है वो प्रेजेंट के सेंस में हैव भी कैरी करेगा। इसका मतलब डू यू हैव टी एट 5 का मीनिंग क्या होगा, क्या आप 5 बजे चाय पीते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। व्हाट इज द टाइम, क्या टाइम है, डैश योर वॉच यानी आपकी घड़ी, आपकी घड़ी में ऑन, यहां देखिए एट, ऑन, बाय, इन। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्यों होगा ये समझते हैं। यहां बाय का मतलब क्या है, के द्वारा या के अनुसार, यानी यहां पर पूछने वाला जो है व्यक्ति वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, यानी आपकी घड़ी के द्वारा, यानी आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग। यहां बाय का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू योर वॉच। यहां बाय योर वॉच का मतलब क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहां जो मीनिंग आ रहा है बाय योर वॉच, इसका मतलब क्या हो जाएगा। तो यहां पर बाय योर वॉच का मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर बाय योर वॉच का मतलब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर वॉच, अकॉर्डिंग टू योर वॉच यानी आपकी घड़ी के अनुसार। वाई और वॉच यदि आप यहां देते हैं तो इसका मीनिंग क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू योर वॉच यानी आपकी घड़ी के अनुसार कितना टाइम हुआ ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है। आइए देखते हैं, मोर वी गेट, देखिए सब्जेक्ट से कोई सेंटेंस यहां पर, द मोर वी गेट एंड द मोर वी वांट। ऑप्शन नंबर बी सुटेबल लग रहा है, बट आगे भी ऑप्शन से देख लेते हैं। मोर वी गेट एंड मोर वी वांट, द मोर वी गॉट द मोर वी वांटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी कैसे होगा समझते हैं। ये यहां पर पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री। ये किसकी बात कर रहा है, पैरेलल कंपैरेटिव की बात कर रहा है। अब पैरेलल कंपैरेटिव क्या होता है समझिए। इसमें दो भाग में सेंटेंस बटा होता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया और ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। दोनों में पैरेलल बात करता है। जैसे आप कह सकते हैं द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। इसका मतलब जो इधर जितनी लेवल्स की बात हो रही है ठीक समान तुलना में सेकंड सेंटेंस भी होगा, यानी फर्स्ट हाफ सेंटेंस भी जो बात मतलब जिस लेवल की बात करेगा सेकंड हाफ सेंटेंस भी उसी लेवल्स को कवर करेगा। जैसे यहां पे सेंटेंस देखिए, द मोर वी गेट यानी हम जितना पाते हैं, द मोर वी वांट उतना अधिक हम लोग क्या करते हैं, द मोर वी वांट उतना पाना चाहते हैं, यानी उतना हम ज्यादा चाहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल बात हो रहा है, जितना ज्यादा हम पाते हैं उतना ज्यादा हम चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ये कौन सा क्वेश्चंस आता है, तो ये आता है रूल पैरेलल कंपैरेटिव, यानी समान रूप से क्या कर रहा है,
तुलना कर रहा है, ठीक है, एक समान रूप से क्या कर रहा है, यहाँ पैरेलल कंपैरिजंस की बात हो रही है, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश बाइंग ए न्यू कार, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं एक नया कार खरीदने में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं एक नया कार खरीदने में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डैश पैसिफिक ओशियन। अब यहां देखिए आर्टिकल्स का ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, तो आर्टिकल्स के ऑप्शंस में आप जैसा कि देख पा रहे हैं ए एंड द लिखा हुआ है और नो आर्टिकल। तो आप मुझे बताइए पैसिफिक ओशियंस क्या है। तो पैसिफिक ओशियंस जो है एक ओशियन का नाम है, तो ओशियन के नाम के पहले क्या लगता है, द, ये आर्टिकल्स के रूल में आता है। और द का यूज बहुत सारा है, जैसे आप कह सकते हैं द का यूज हम लोग ओशियन में करते हैं, द का यूज जो है हम लोग सी में करते हैं, यानी समुद्र के नाम से पहले करते हैं। द का यूज हम लोग पुल्लल माउंटेन में करते हैं, जब पुल्लल माउंटेन की बात होती है तब भी हम लोग क्या लगाते हैं उससे पहले द, जैसे द हिमालयास, द अल्प्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग द का बहुत सारे स्पेसिफिक यूजेस के बारे में आपको आर्टिकल के सेपरेट वीडियो में इसका अलग से क्लास दिया जाएगा। इट्स ओके। तो द का इसलिए यहां द लगा चूंकि ओशियन एक क्या है, यहां पर नाम है पैसिफिक ओशियन, इसीलिए क्या लग गया, द, यानी ओशियंस के नाम के पहले द लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी सही शब्द को चुनिए। स्पेल्ड का मतलब सही स्पेलिंग वाले शब्द को चुनते हैं। तो सक्सेसफुल की सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें डबल सी और डबल एस आता है। सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, यानी कह सकते हैं ये इसका करेक्ट स्पेलिंग हुआ। तो कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, कई बार ना वो सिंगल एस वाला टिक करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा स्पेलिंग। नेक्स्ट आते हैं, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, मैंने क्या कहा, मैंने अभी तुरंत कहा था कि वॉइस के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से। तो आइए देखते हैं वॉइस के क्वेश्चंस को मैंने क्या कहा था कि आप वॉइस के क्वेश्चंस को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से बनाइए। तो आइए देखते हैं सवाल में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब क्या है। तो इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब है शैल। तो आपको यहां ध्यान दीजिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कैसे चेंज होगा। तो आपका शैल और विल जो है ये एक मॉडल वर्ब है और शैल विल एक मॉडल वर्ब है। शैल विल किस में आता है, तो दिस इज मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब क्या होता है, सेम, और उसके बाद क्या आता है, बी। मॉडल वर्ब सेम होता है, उसके बाद बी। तो देखते हैं यहाँ पे शैल है और शैल विल के साथ क्या आना चाहिए, बी भी आना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं विल के बाद क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम, यानी शैल विल सेम होता है और उसके बाद क्या आता है आपका, बी आता है। तो डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 18, देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल समझते हैं। ए मैन हु इज किल्ड बाय ऑल इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो लाइक्ड बाय ऑल, ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल, एक व्यक्ति जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, इज कॉल्ड कहा जाता है। तो भाई ऐसा व्यक्ति जो सभी के द्वारा पसंद किया जाता है उसे पॉपुलर पर्सन कहते हैं, फेमस पर्सन कहते हैं, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लो। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो यहां देखिए क्या कह रहा है, फिट टू बी इटन, यानी वैसी वस्तु जो क्या हो, खाने योग्य हो, यानी जो खाने योग्य होता है, जो खाने में फिट हो उसे क्या कहते हैं, तो एडिबल कहते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सर कैनिबल का मतलब क्या होता है, तो कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है, ऑब्सोलेट का मतलब अप्रचलित, और फैटल का मतलब क्या होता है, फैटल का मतलब घातक होता है, ठीक है। तो ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट डिश। अब यहां देखते हैं राइस एंड करी में कौन सा वर्ब लेगा, तो राइस एंड करी के साथ कौन सा वर्ब लेगा,
देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस और करी क्या है, मेरा एक मनपसंद डिश है। अब आप कहेंगे सर इज क्यों आ रहा है इस सवाल में, बाकी सिंगुलर वर्ब भी क्यों आएगा, प्लूरल वर्ब वेयर है, आर है, ये क्यों नहीं आएगा। तो समझते हैं इसे। राइस और करी जो है यहाँ पर पेयर वर्ड है। राइस एंड करी जो है यहाँ, राइस एंड करी ये किस रूप में यूज हो रहा है, तो इसका यूज हो रहा है एज ए पेयर के रूप में, एज ए पेयर यानी जोड़ा के रूप में। ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे राइस एंड करी के साथ आप सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन राइस एंड करी जब एक साथ खा रहे हैं तब सिंगुलर वर्ब। जैसे राइस एंड करी किसी का फेवरेट डिश है, तो दोनों लोग राइस एंड करी एक साथ खाते हैं, इसीलिए उसमें क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। लेकिन जब राइस एंड करी यानी इसमें और भी लिस्ट, इस वर्ड में और भी लिस्ट आते हैं ऐसे सवालों में, जैसे ट्रूथ एंड हॉनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये भी एक पेयर वर्ड है। और भी होता है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश। अब ब्रेड एंड बटर इज क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रेड और बटर को एक साथ क्या किया जा रहा है, यहाँ खाने की बात हो रही है। लेकिन वही ब्रेड एंड बटर जब मार्केट में बेचने की बात होती है या बिक्री की बात होती है, तब उसमें आप क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। जैसे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड इन द मार्केट, यानी ब्रेड और बटर को क्या किया जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। इसका मतलब ब्रेड और बटर क्या है, यहाँ मार्केट में रखे हुए दो अलग अलग वस्तु हैं, इसीलिए दो अलग अलग नाउन की बात जब होगी तब वहां पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे आप। लेकिन यहाँ पे राइस एंड करी एक साथ खाया जा रहा है, फेवरेट डिश की बात हो रही है, इसीलिए हम लोग इसमें हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ओपन द डोर प्लीज। अब इस सवाल में देखिए, सवाल को एक बार और अच्छे से समझते हैं। चूज द करेक्ट एंटोनिज्म, यानी उल्टा शब्द किसका, अंडरलाइन वर्ड का। देखिए इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा हो जाएगा, क्लोज, फ्री, यूज, शॉक। अच्छा इसमें ओपन जो है ना वो आपका अंडरलाइन होना चाहिए था, ओपन वर्ड क्या होना चाहिए था इसमें, अंडरलाइन। तो ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन का एंटो बताना है उल्टा, तो ओपन का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लोज। ओपन का उल्टा क्या हो जाएगा, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में सवाल को बदलना। आप मुझे बताइए, ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम, यानी इस दोनों अलग अलग सेंटेंस को कंबाइन किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आइए कंबाइन कर लेते हैं। यदि आप यहां ध्यान से देखिए तो आधा सवाल किस में दे रखा है, वर्ब टू, इसका मतलब पास्ट टेंस। जब फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो सेकेंड हाफ भी किस में होगा, पास्ट में। इसका मतलब इजारम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वॉज वेयर। इजारम का भी पास्ट टेंस क्या होगा, वॉज वेयर। तो आइए देखते हैं कौन से ऑप्शंस में वॉज है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ऑप्शन बी और डी को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें इज का क्या दे रखा है, इज ही, यानी ये सवाल प्रेजेंट में है, चेंज किस में होगा, पास्ट में। दोनों में डिफरेंस क्या है, ए और सी में, ए और सी में डिफरेंस है। इसमें आस्क्ड है, इसमें वांटेड दे रखा है। तो देखिए आस्क्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द टाइम, सवाल पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, आस्क्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनिए। देखिए इसमें सही शब्द चुनना, तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूं प्लेंटी, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं प्लेंटी का मतलब क्या होता है, बहुत। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हैव यू रीड डैश रामायण। अब यहां देखिए रामायण क्या है, एक धार्मिक, कह सकते हैं एक एपिक भी है, महाकाव्य भी है। तो ये एक धार्मिक पुस्तक भी है। तो धार्मिक पुस्तक हो, रिलीजियस बुक हो या एपिक हो, महाकाव्य है, उनके नाम से पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है, ठीक है। एपिक, रिलीजियस बुक, इन सभी, जैसे गीता, द गीता होता, कुरान, द कुरान होगा। क्रिश्चियंस का धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है, तो बाइबल, द बाइबल होगा। यानी धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले हमेशा क्या लगता है, द लगता है। और एपिक मतलब महाकाव्य, दो ही महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण। तो द महाभारत होगा और द रामायण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द साइनोनिज्म ऑफ थीन। थीन का साइनो बताना है, साइनो मतलब समान अर्थ, तो थीन मतलब पतला, तो स्लिम का मतलब भी क्या हो जाएगा, पतला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब भाई अगला सवाल करें, आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर, मैं आपके व्यवहार से क्या हूं, सरप्राइज हूं। इसका मतलब सवाल में यहां पर क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस।
और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम। तो मैंने क्या कहा, वॉइस के क्वेश्चन को हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से कीजिए। तो देखते हैं, एक तरफ एक्टिव वॉइस मैंने लिखा, दूसरी तरफ मैंने पेसिव वॉइस लिखा। क्वेश्चंस में इज आर एम है, तो आइए इधर पेसिव, चूंकि क्वेश्चन पेसिव फॉर्म में है, चेंज किस में करना है, एक्टिव में। तो इज आर एम, तो भाई इज आर एम का क्या होता है, वर्ब 1 या वर्ब 5, यानी वर्ब 1 या वर्ब 5 इज आर एम में। आप मुझे बताइए इज आर एम किस में चेंज होगा, इज आर एम वापस किस में चेंज होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो कहां पे है वर्ब 1 या वर्ब 5, योर बिहेवियर सरप्राइज, यू सरप्राइज मी, ये नहीं होगा, ही सरप्राइज, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर डी नहीं होना चाहिए था, योर बिहेवियर सरप्राइजेस होगा, योर बिहेवियर यहाँ क्या हो जाएगा, सरप्राइजेस मी, यानी आपका व्यवहार मुझे क्या करता है, सरप्राइज करता है। अब क्यों होगा, क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ पे कौन सा वर्ब हो जाएगा, वर्ब 5, क्योंकि यहाँ बिहेवियर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या लगेगा आपका, सिंगुलर। तो आप देख सकते हैं इज आर एम किस में बदल गया, वर्ब 5 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एंटोनिज्म ऑफ माइटी, माइटी का उल्टा बताना है। माइटी का मतलब क्या होता है, तो माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, शक्तिशाली। तो आप मुझे बताइए इसका उल्टा क्या होगा, तो शक्तिशाली का उल्टा क्या हो जाएगा, वीक, यानी कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई एम गुड डैश टेनिस, मैं टेनिस में अच्छा हूं। अभी यहां में ही का कॉन्सेप्ट लेगा, तो यहां देखिए एक इन है, एक एट है, मे के दो मीनिंग है, आपको पता होना चाहिए। अबाउट का मीनिंग क्या होता है, के बारे में, इन का मीनिंग क्या होता है, में, एट का मतलब क्या होता है, में, एट का मतलब एक और अर्थ होता है पर, ऑफ का मतलब क्या होता है, काकी के, ऑफ का मतलब काकी के। आप मुझे बताइए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर ले रहा है, ऑप्शन ए कहीं से नहीं आ रहा है, ऑप्शन डी भी सूटेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। आइए देखते हैं ऑप्शन बी और सी रखकर, मैं टेनिस में अच्छा हूं। आप कहेंगे सर ए और बी और सी में कौन सा करेक्ट होगा, तो मैं आपको कहूंगा बी और सी में जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कि मैं टेनिस में क्या हूं, अच्छा हूं। अब यहां पर एट क्यों लग रहा है समझते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर किसकी बात की जा रही है, किसी स्किल की बात की जा रही है, और जब स्किल्स की आप बात करते हैं, जब आप किसी स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें क्या लगता है, एट। जैसे आई एम गुड एट कह सकते हैं क्रिकेट, यानी यहां पर टेनिस और क्रिकेट खेलना एक क्या है, स्किल है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज डैश ऑफ हर फॉल्ट, यानी ऑप्शंस देखते हैं, कॉन्शियस, जुडिशियल, अवेयरनेस, वीनियल, यानी वह अपने फॉल्ट्स को लेकर क्या है, कॉन्शियस है। कॉन्शियस अपने साथ सर्टेन प्रपोजिशंस क्या लेता है, हमेशा ऑफ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। डैश पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, यानी डैश लोग सोचते हैं कि पीस जल्द आएगा, शांति जल्द आएगा। कौन से लोग भाई, मच कहां लगता है, तो मच लगता है अनकाउंटेबल नाउन में, और इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत। एनी कहां लगता है, तो एनी का अर्थ होता है कोई, ये निगेटिव सेंटेंस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। मैनी कहां लगता है, काउंटेबल नाउन में, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत। और लिटिल का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, लिटिल का मतलब क्या होता है। तो आप मुझे बताइए पीपल जो यहाँ पर है वो कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन, जिसे लोग गिन सकते हैं। तो लोग को भाई लोग गिन सकते हैं ना, तो काउंटेबल नाउन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैरी करेगा, काउंटेबल नाउन ही ना करेक्ट करेगा। मतलब ये कहां लगता है, मैनी काउंटेबल नाउन में, जिसे गिन सकते हैं, और मच कहां लगता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे नहीं। तो मैनी पीपल थिंक देयर विल बी पीस सून, यानी बहुत लोग या अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, या ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या होगा, शांति जल्द मिलेगा या आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए। अब देखिए यहां सही वाक्य क्या हो जाएगा, ही इज इन गुड हेल्थ, वह एक अच्छे स्वास्थ्य में, ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। ही इज वेरी गुड हेल्थ, वह बहुत अच्छे स्वास्थ्य में है। ही इज इन हेल्थ एंड गुड, भाई ये तो कहीं से भी सही नहीं है। अब ऑप्शन ए बी सी पर कंसीडर करते हैं। ही इज इन ए गुड हेल्थ, यहां देखते हैं वह एक अच्छे स्वास्थ्य में है, नहीं। ही इज इन गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। एक अच्छे स्वास्थ्य बोलना गलत है कि वह एक अच्छे स्वास्थ्य में, नहीं। लैंग्वेज क्या होता है, वह अच्छे स्वास्थ्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ।
चलो भाई ये सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, ध्यान दो। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था। आई बाउट सेवरल थिंग्स, मैंने बहुत सारी वस्तु खरीदा। सवाल क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, मिलाना या जोड़ना। कॉम्बिनेशंस का हिंदी क्या होता है, मिलाना या जोड़ना। यानी आपको करना क्या है, ये रहा आपका फर्स्ट सेंटेंस एंड दिस इज योर सेकंड सेंटेंस। ये दोनों को क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, यानी दो अलग अलग सेंटेंस को यहाँ मिलाना है। आइए मिलाते हैं लैंग्वेज के आधार पे। तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट, आई बाउट सेवरल थिंग्स। यहाँ देखिए आई वेंट टू मार्केट भी है और देखिए बाउट सेवरल थिंग्स भी दे रखा है, यानी ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं। तो इसमें से मैक्सिमम वर्ड मैच कर रहे हैं, क्वेश्चन से मैक्सिमम वर्ड मैच कर रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन से देखिए मैच ही नहीं कर रहा है, ना ही बी मैच कर रहा है, ना ही ए मैच कर रहा है, ना ही डी। इसके हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें एम है, इसमें वॉज है और इसमें हैड है, जबकि एम, हैड और वाज की कहीं चर्चा ही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया था, एंड बाउट सेवरल थिंग, और बहुत सारे वस्तु मैंने खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। सवाल नंबर देखते हैं 33। देखिए सवाल नंबर 33 क्या कहता है। अभी तक मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चंस आए थे 2022 के पेपर में बहुत आसान ही, मतलब एवरेज लेवल के ही सवाल थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था। तो नेक्स्ट सवाल आते हैं 33। ट्राई डैश एंड यू विल सक्सीड। अब यहां ऑप्शंस रख के देख लें, लीजिए आप। ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी बार बार कोशिश करने से, एंड यू विल सक्सीड, आप सफल हो जाएंगे, यानी बार बार कोशिश करने से आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ऐसा कहना सही है सर। एज यूजुअल मीनिंग क्या लेता है, एज यूजुअल का मतलब पहले की तरह, हमेशा की तरह, तो हमेशा की तरह कोशिश करने से आप सफल हो जाएंगे। एट लार्ज मतलब फ्री होता है, एट लार्ज का मतलब फ्री। बाय चांस का मतलब संयोग से, संयोग से ट्राई करने पर आप सफल हो जाएंगे, ऐसा बोलना भी गलत। एट लार्ज फ्री, अब फ्री ट्राई क्या होता है, कोई मीनिंग ही नहीं ले रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्राई अगेन एंड अगेन, यानी बार बार कोशिश करने से आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। दिस इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये लैंग्वेज पर आधारित सवाल था। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखो भाई। चलो इस सवाल को कीजिए। ये एक बहुत ही आसान सवाल नहीं है, ये प्रेपोजिशन का सवाल है, और इस सवाल में कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, लैंग्वेज भी काम करेगा, दोनों काम करेगा, तभी बनेगा आपका प्रेपोजिशंस। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा ये समझते हैं। आइए तो देखिए सवाल क्या कह रहा है। देयर इज ए विलेज, एक गांव है, डैश द हिल्स, पहाड़ी। इसका मतलब क्या होता है, ऑफ काकी के, इनका मतलब क्या होता है, में, बीनीथ एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के नीचे, और एक वर्ड मीनिंग है आपका ऑफ। तो देखिए ऑफ का दो अर्थ होता है। एक ऑफ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को बंद करने में, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द फैन, वहां भी यूज करते हैं। और ये जो आप एक ऑफ देख रहे हैं, इसका मीनिंग एक, इसका दो अर्थ होता है, कुछ दूरी पर भी होता है। ऑफ का एक और अर्थ क्या होता है, कुछ दूरी पर। और एक ऑफ का एक और अर्थ होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब कोई वस्तु फ्रॉम टॉप टू बॉटम गिरे, उसमें भी हम लोग क्या लगाते हैं, ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं। अब आइए देखते हैं, एक गांव है पहाड़ी के नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मान लीजिए यहां अंडर होता, तब आप क्या करते हैं, अंडर का अर्थ भी के नीचे होता है, तब क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। तो अंडर का यूज कब करते हैं, इसे समझते हैं। ये आपका एक टेबल है, और यहां मान लीजिए आपका कैट है, यहां मान लीजिए कैट है, तो टेबल के अंदर कैट है, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग यहां क्या यूज कर सकते हैं आप, अंडर लगाइए। लेकिन सपोज मानिए कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ये रहा पहाड़, इसको मान लीजिए पहाड़ी ही है, छोटा सा हिल है, और इस हिल के जस्ट नीचे एकदम इसके बेस पर, इसके बेस के आसपास मान लीजिए यहां पर एक स्नेक है, इसके जस्ट बेस में, इसके जस्ट बेस पर कौन है, इसके जस्ट बेस में एक स्नेक है, जस्ट इससे बेस में, इसके आधार पर एकदम नीचे, इसके जस्ट टच में। तब क्या यूज करेंगे आप, तब इस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, बीनीथ का यूज करेंगे, ठीक है। यानी बीनीथ का मतलब भी के नीचे, अंडर का मतलब भी के नीचे, लेकिन बीनीथ जो लगता है वो दो सेंस में लगता है। एक हाइडिंग के सेंस में, जैसे मान लीजिए ईंट के नीचे एक सांप था, तो देयर वाज ए स्नेक बीनीथ द ब्रिक। यहां पर बीनीथ क्यों हुआ, क्योंकि हाइडिंग का सेंस है, सांप छिपा हुआ था। और आप
हाइडिंग के सेंस में भी बीनीथ लगा सकते हैं और एट द बेस लेवल, यानी उसके बेस लेवल से भी कोई वस्तु कनेक्टेड है तब भी आप क्या लगा सकते थे उसमें बीनीथ। जबकि अंडर का यूज आप देख सकते हैं किसी बेस लेवल की यहां बात नहीं हो रही, इसीलिए यहां पर क्या लगाया गया है, अंडर लगाया गया। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द चुनिए। तो देखिए ये मीनिंग क्या ले रहा है भाई, इंट्रीग होता है, इंट्रिग का मतलब साजिश होता है, ये नहीं होगा, बॉबलिंग होता है, इसमें डबल बी होना चाहिए था। एक्सस्परेटिंग, ये ठीक ठाक लग रहा है। मेडल में डबल डी होता है, MEDD वाली मेडल, इसका मतलब हस्तक्षेप करना, तो ना ही ये होगा, इसका अर्थ साजिश होता है, इसमें यू के बाद एस नहीं आना चाहिए था, इंट्रीग होता है, साजिश। ये वॉबलिंग में जो आप देख रहे हैं इसमें डबल बी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए एंड बी इज इनकरेक्ट, गलत स्पेलिंग है। ऑप्शन डी में क्या इनकरेक्ट है, डबल डी होता है, मेडल मतलब हस्तक्षेप करना, तो भाई ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्सस्परेटिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सस्परेटिंग का मतलब तंग करने वाला होता है, तो ये यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, चूज द करेक्ट साइनोनिज्म ऑफ पार्डन, पार्डन का साइनो बताइए। अब बताइए पार्डन का मतलब क्या होता है, जैसे पार्डन में मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, तो पार्डन मतलब माफ करना और क्षमा करना, और फॉरगिव का मतलब भी क्या होता है, माफ करना और क्षमा करना। साइनो बताना था, समान अर्थ। आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल देखें, सवाल नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान दो। सवाल नंबर 37 कहता है, वी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार, क्वेश्चंस में एक्टिव वॉइस में चेंज कीजिए। तो भाई एक्टिव वॉइस में कैसे सवाल चेंज होता है, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस और पेसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू चेंज होता है। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है। तो एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस की बात करें तो वर्ब 1 और वर्ब 5 किस में चेंज होता है, इज आर एम प्लस वर्ब 3 में चेंज होता है। तो यहां देखिए, यहां भी आपको इज आर एम के साथ वर्ब 3 दिखेगा, यानी इज आर एम प्लस वर्ब 3 किस में वापस चेंज होगा, वर्ब 1 या वर्ब 5। तो आइए देखते हैं वर्ब 1 या वर्ब 5। ऑप्शन नंबर डी वर्ब 5, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वॉइस के क्वेश्चन करने का ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है कि आप हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की मदद से क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में आप वॉइस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ही डैश हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अब देखिए इस क्वेश्चंस को लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, आइए समझते हैं कैसे। वह घर पहुंच बाय 4 PM। अब देखिए बाय के बाद टाइमिंग वर्ड हो तो बाय का अर्थ क्या होता है, तक। हालांकि बाय के 2-3 अर्थ होते हैं, और बाय मतलब के द्वारा और से द्वारा भी होता है, बाय का मतलब तक भी होता है, और बाय का सेंस जो है हम लोग तक, यानी यहाँ पे जैसे देखिए बाय के बाद जब आपका टाइमिंग वर्ड दिया तब बाय का अर्थ यहाँ क्या लेगा, तब बाय का अर्थ क्या होता है, तक। ये पहला नियम है। बाय के बाद मान लीजिए किसी जब आप किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, बाय के बाद कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नेम दिए हो, तब इस बाय का अर्थ क्या हो जाता है, तब इस बाय का अर्थ क्या होता है, के द्वारा या से, ठीक है। तो यहाँ पे बाय के बाद क्या है, टाइमिंग वर्ड, तो यहाँ पे बाय का अर्थ क्या होगा, तक होगा। आइए समझते हैं, ही शैल हैव अराइव्ड बाय 4 PM। अब देखिए ही के साथ शैल नहीं लगता, ही के साथ विल लगा सकते हैं। ही मे नॉट हैव अराइव्ड, अब देखिए यहाँ पर मे नॉट अराइव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये माइट के साथ हैव लग सकता था, मे नॉट के साथ नहीं लगेगा। ही शुड हैव अराइव्ड, ही शुड नॉट अराइव बाय 4 PM एंड ही विल हैव अराइव बाय 4 PM, यानी वह 4 बजे तक पहुंच चुका रहेगा। यानी ये सवाल आप लैंग्वेज से भी कर सकते हैं, हालांकि इसके रूल भी हैं। ये टाइम एंड टेंस का सवाल है, ये टाइम एंड टेंस का सवाल है। आइए समझते हैं, जब बाय के बाद आपका टाइमिंग वर्ड दिया हो तो रूल क्या कहता है, ये एक रूल है टाइम एंड टेंस का। बाय के बाद टाइमिंग वर्ड हो तो उसमें क्या लगता है, शैल विल हैव प्लस वर्ब 3, शैल विल हैव प्लस वर्ब 3। तो आप मुझे बताइए क्या सवाल में बाय है, आप कहेंगे जी सर। क्या सवाल में टाइमिंग वर्ड है, तो बाय प्लस टाइमिंग वर्ड के साथ क्या लगेगा, शैल विल हैव प्लस वर्ब 3। तो देखिए हैव प्लस वर्ब 3 दिया हुआ है, आपको केवल क्या लिखना था, विल या शैल, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, रूल से भी कर सकते थे, लैंग्वेज से। रूल से यदि आपको पता है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ
कर सकते हैं। और रूल्स याद होना चाहिए क्योंकि वहां पे आपको एग्जाम में टाइम कम होता है, तो कई बार आपको फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल भी आपको याद होना चाहिए और श्योरिटी के लिए, श्योरिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, ये देखो ये क्या कह रहा है, इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। देखिए जब हम लोग बाहर गए, इट रेन वर्षा होती है। ये देखिए सवाल कौन से टेंस में है, वर्ब टू यानी पास्ट टेंस। तो जब आधा सवाल पास्ट टेंस में है, यहां से देखिए ये फर्स्ट हाफ और ये रहा आपका फर्स्ट हाफ सेंटेंस, और ये जो यहां से यहां तक है ये आपका सेकंड हाफ सेंटेंस है। तो जब सेकंड हाफ सेंटेंस पास्ट में है तो फर्स्ट हाफ भी किस में देगा, पास्ट टेंस में ही, यानी पास्ट वाला ऑप्शंस को चुनिए। ये वर्ब वन कौन से टेंस को बताता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये गया। ये वर्ब फाइव है, ये वर्ब फाइव कौन से टेंस को बताता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये ऑप्शंस में इनकरेक्ट होगा, यहाँ वो ऑप्शंस होगा जो पास्ट टेंस को कैरी कर रहा। अब हमारे सामने दो ऑप्शंस रह गए। तो जब मैं बाहर गया या बाहर निकला, इट वाज रेनिंग, तब वर्षा हो रही थी। तो राइट आंसर बी। सर सी क्यों नहीं होगा, तो जब मैं बाहर निकला वर्षा हुई, तो भाई यहाँ तो काम खत्म हो जाएगा। रेन्ड यहाँ क्या हो जाएगा, वर्षा हुई, इसका मतलब रेन यहाँ क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम लोग बाहर निकले तो वर्षा हो रही थी, यानी एक्शन इसमें क्या होगा, जारी होना चाहिए। जबकि रेड देंगे वर्ब टू, एक्शन तो यहाँ एंड हो जाएगा, और यहाँ एक्शन एंड होने की बात नहीं है। जब आप बाहर निकले तो क्या हो गया, वर्षा हो रही थी, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये लैंग्वेज से भी आप सवाल को कर सकते थे। ये सवाल देखते हैं, he said that he could do it himself। क्वेश्चंस को किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में। आप मुझे बताइए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में रूल्स क्या कहता है कि जब आधा सवाल आपका प्रेजेंट टेंस में हो तो सेकंड हाफ भी प्रेजेंट, जब आधा सवाल आपका पास्ट टेंस में हो तो सेकंड हाफ भी पास्ट। इसका मतलब ये सेंटेंस, ये जो दैट देख रहे हैं, ये सवाल का बॉर्डर हुआ। दैट, इफ, वेदर, ये सवाल के क्या कहलाते हैं, बॉर्डर। और ये हो गए आपके फर्स्ट हाफ सेंटेंस, और ये हो गए आपके सेकंड हाफ सेंटेंस। आप मुझे बताइए क्या होगा। तो फर्स्ट हाफ सेंटेंस कौन से टेंस में है, वर्ब टू यानी पास्ट टेंस। भाई फर्स्ट हाफ सेंटेंस पास्ट में है और सेकंड भी हाफ किस में दे रखा है, वर्ब टू पास्ट। इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं कुड, वो आया कहां से, तो समझते हैं। एक तरफ डायरेक्ट स्पीच, दूसरे तरफ आईएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। तो कुड कहां से आया, तो भाई कुड यहां कहां दे रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में। और कुड इनडायरेक्ट स्पीच में है तो उसे डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, कैन। तभी तो कैन का पास्ट टेंस कुड। तो आप मुझे बताइए कुड का क्या आएगा, कैन। तो किस ऑप्शंस में कैन है, आप कहेंगे सर सब में कैन दिया हुआ है, ऑप्शन सी को छोड़ दीजिए। सब में कैन जरूर है, लेकिन सब में टेंस फॉर्म देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का। ये आधा सेंटेंस पास्ट टेंस, ये ठीक ठाक है। ये देखिए ही वाज सेइंग दे दिया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी नहीं होगा। ये देखिए वर्ब फाइव है, प्रेजेंट टेंस, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहां देखिए फर्स्ट हाफ सेंटेंस भी पास्ट है जैसा कि इसमें है, और सेकंड हाफ सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो इसी प्रेजेंट को यहां कैन को किस में चेंज किया गया, कुड में। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आओ, नेक्स्ट सवाल देखो भाई, ये सवाल क्या कहता है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क। अब आई अपने साथ डू लेगा तो नॉट भी लेता ना। आई एम डूइंग, ये ठीक ठाक लग रहा है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर बी। सर ये क्यों नहीं होगा, भाई डिड डायरेक्ट नहीं आता है, डिड के बाद नॉट आना चाहिए था, या तो डिड के बाद क्या आना चाहिए था, वर्ब वन आना चाहिए। तो ना ही नॉट है ना ही वर्ब वन है। हैड के बाद कभी डिड नहीं आता है, हैड के बाद वर्ब थ्री आता है, इसे भी हटा दीजिए क्योंकि माय होमवर्क है, कुछ दिया ही नहीं है। तो डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई एम डूइंग माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूं। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल आओ भाई, माय फ्रेंड वांट्स टू परस्यू ए करियर इन इंजीनियरिंग, करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। भाई इसमें तो कुछ अंडरलाइन ही नहीं किया, परस्यू अंडरलाइन भी करेगा तब भी इनमें से कोई अर्थ को वो कैरी नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन, ये क्वेश्चंस के ऑप्शन ही इनकरेक्ट दे रखे हैं। तो चलो भाई स्किप करो इस सवाल को, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। फिनिश इट डैश 2 days,
यानी इसे समाप्त कीजिए 2 दिन, इसे समाप्त कीजिए 2 दिन में, 2 दिन के लिए, 2 दिन। यहां देखिए टू का मतलब क्या होता है, तक भी होता है, विदिन का मतलब के भीतर या के अंदर। तो भाई कह रहा है समाप्त करो इसे 2 दिन में, कि 2 दिन के भीतर के लिए, इसे समाप्त कीजिए 2 दिन के भीतर, यानी एक फिक्स टाइम की बात दे रखा है कि भाई 2 दिन के अंदर इसे समाप्त कीजिए। और के अंदर या के भीतर का इंग्लिश टर्म क्या होता है, विदिन, यानी एक निश्चित समय सीमा के अंदर या भीतर के सेंस में क्या लगता है, विदिन लगता है। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 44। श्वेता डैश इनवाइटेड बीना। अब इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है, सेल्फ वाले वर्ड, सेल्फ का मीनिंग क्या होता है, स्वयं होता है, या आप इसे खुद कह सकते हैं। तो श्वेता एक गर्ल का नाम है, तो गर्ल के नाम के लिए आप अपना, श्वेता एक गर्ल का नाम है, इसके ऑब्जेक्ट फॉर्म के लिए आप क्या यूज करेंगे, हर सेल्फ, यानी हर यूज करेंगे। श्वेता नाम है गर्ल का, तो गर्ल के नाम के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, हर। श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड बीना, श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता का मतलब श्वेता ने स्वयं इन्वाइट किया वीना को। और यदि यहाँ पे ही रहता तब हिमसेल्फ होता, यदि यहाँ इट रहता तो इट सेल्फ होता आंसर, और यदि यहाँ पे वी रहता तब आंसर क्या होता, आवर सेल्फ। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से या सब्जेक्ट और पजेसिव केस से ये सवाल बन सकते हैं आपके, पजेसिव केस से, जैसे सी का हर होता है, वी का पजेसिव केस आवर होता है, और यू का पजेसिव केस योर होता है। ये केस बेस्ड सवाल थे और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं जितने भी सेल्फ वाले वर्ड हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो, अवॉइड डैश। अवॉइड मतलब बचिए, किससे बचिए, स्मोकिंग से बचिए, स्मोकिंग से, है ना, धूम्रपान से बचे, ठीक है। ये देखिए अवॉइड स्मोकिंग मतलब धूम्रपान से बचिए, ये बहुत खतरनाक चीज होता है भाई, धूम्रपान, स्मोकिंग करना, ये एक प्रकार का एडवाइस है। और एडवाइस वाला सेंटेंस किससे शुरू होता है, वर्ब से शुरू होता है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सी नीड्स ए सूट, उसे एक सूट की जरूरत है। ऑप्शंस क्या कह रहा है भाई, ये क्यूटी है, क्वेश्चन टैग, दिस इज क्यूटी, क्वेश्चन टैग। तो आप मुझे बताइए नीड्स कौन सा यहाँ वर्ब है, वर्ब 5। तो वर्ब 5 जो है यहाँ पे जो नीड्स आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, यहाँ जो आप नीड्स देख पा रहे हैं ये कौन सा वर्ब है, वर्ब 5। और वर्ब 5 हेल्पिंग वर्ब लेगा, क्वेश्चन टैग और क्या लेता है, सब्जेक्ट। तो आप मुझे बताइए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब 5 का हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता, डू या डज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो इसका हेल्पिंग वर्ब डज है और सवाल पॉजिटिव में है इसलिए आंसर निगेटिव में होगा, तो डजंट होगा। और सब्जेक्ट क्या होगा इसका, सी, तो डजंट सी, यानी सी नीड्स ए सूट डजंट सी, उसे एक सूट की जरूरत है। और ये जो आप पूरा पूरा देख रहे हैं इसका केवल हिंदी क्या होता है, ना, यानी उसे एक सूट की जरूरत है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। यानी ये एक क्वेश्चन टैग का सवाल है, जब सवाल रहेगा पॉजिटिव में तो आपका जो आंसर है वो किस में आना चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेटिव वर्ड। जब आपका सवाल रहेगा निगेटिव में तो टैग किस में होना चाहिए, यानी क्वेश्चन टैग किस में होना चाहिए, एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव के केस में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 47। ये देखो, द फ्यूनरल डैश आर ओवर, द फ्यूनरल डैश आर ओवर। तो देखिए फ्यूनरल इस राइट्स का मतलब अधिकार होता है, इस राइट्स का मतलब लिखना होता है। तो यहाँ फ्यूनरल का मतलब क्या है, दाह संस्कार से है। अब फ्यूनरल राइट्स एक वर्ड होता है, फ्यूनरल राइट्स का मतलब अंतिम संस्कार, फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल राइट्स का मतलब अंतिम संस्कार, आर ओवर मतलब अंतिम संस्कार क्या है, ओवर हो गया है, ये सेंस है, खत्म हो गया है। ये देखो, वेयर डैश द रेस्ट ऑफ द बॉयज, इस सवाल में कह क्या रहा है, ये जितने भी ऑप्शन है सारे हेल्पिंग वर्ब के ऑप्शन है। तो आप मुझे बताइए हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे ही रहता है सब्जेक्ट तो आप क्या लगाते हैं, इज, आर या एम में, तो सिंपल सी बात है ही अपने साथ क्या लेगा, इज लेगा, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का सब्जेक्ट या नाउन क्या है, भाई सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या
प्रोनाउन। सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। इस सवाल का नाउन क्या है? बॉयज। तो बॉयज यहाँ प्लूरल नाउन है। जब बॉयज यहाँ प्लूरल नाउन है तो इसका हेल्पिंग वर्ब की भी क्या होगा? प्लूरल। तो भाई प्लूरल वर्ब क्या होगा यहाँ बताइए? बॉयज अपने साथ क्या लेगा? आर लेगा, क्योंकि हैजब के बाद क्या आता है? वर्ब 3। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, यानी शेष लड़के। रेस्ट का मतलब शेष लड़के कहाँ हैं? ये सवाल का आंसर हुआ। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट सवाल देखें। सवाल नंबर 49। ही इज ट्रू डैश हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के प्रति ट्रू टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्तों के प्रति क्या है? यहाँ ट्रू है, यानी लॉयल है, वफादार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत कीजिए। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। कॉम्बिनेशन, आप बताइए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? मिलाना होता है, यानी दो अलग अलग वाक्य को मिला दीजिए। तो देखते हैं मिला के क्या आएगा। तो ये रहा पहला सवाल, ये दूसरा। कड़ी मेहनत करो, तुम पास नहीं करोगे। इफ यू डू नॉट स्टडी, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो। देखो भाई, यू विल पास नॉट, नॉट लास्ट में क्यों जाएगा? क्योंकि नॉट के बाद आना चाहिए था ना वर्ब 1। ये गलत ऑप्शन है। पास यू विल नॉट क्या होता है? स्टडी हार्ड, कड़ी मेहनत करो। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल नॉट पास। कड़ी मेहनत करो, अन्यथा या नहीं तो। अदरवाइज मतलब अन्यथा या नहीं तो। कड़ी मेहनत करो, अन्यथा तुम पास नहीं करोगे। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कड़ी मेहनत करो, तुम पास नहीं करोगे। उसी सवाल को यहाँ कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं? कड़ी मेहनत करो, नहीं तो तुम पास, अन्यथा तुम पास नहीं करोगे। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आओ। सवाल नंबर 51। अजय सेड टू द गर्ल, अजय ने लड़की से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। बताओ भाई आधा सवाल कौन से टेंस में है? आप कहेंगे सर पास्ट टेंस वर्ब 2। तो सेकंड हाफ भी किस में होगा? पास्ट में। ये नो वर्ब 1 है, तो नो किस में चेंज होगा? तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो एक तरफ मैंने लिखा डायरेक्ट स्पीच, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट स्पीच। वर्ब 1 या वर्ब 5 किस में चेंज होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में, वर्ब 2। तो क्वेश्चन में कौन सा वर्ब है भाई? क्वेश्चन में वर्ब 1 है, और वर्ब 1 किस में चेंज होगा? वर्ब 2। तो कहां गया वर्ब 2? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना शॉर्ट में बनता है। वॉइस और नरेशन के लिए आप लैंग्वेज मेथड बनाइए, तुरंत बनेगा सवाल। ज्यादा रूल्स याद करने की आपको जरूरत नहीं है इसमें। डैश यू हैव अनदर कप ऑफ टी। ये सवाल देखो भाई। माइट यू हैव, मे यू हैव अनदर कप ऑफ टी, विल यू हैव, यस विल यू हैव अनदर कप ऑफ टी। क्या आप एक कप चाय लेंगे? यहां पर ऑफर की बात की जा रही है। क्या आप अनदर कप ऑफ टी लेंगे? यानी ऑफर में क्या लगता है? विल। जब आप किसी को कोई वस्तु ऑफर करते हैं तो क्या लगता है? उसमें विल लगता है। और यहां पर कहीं ना कहीं लग रहा है पोलाइट, एक तरह से ऑफर की ही बात कर रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस यहां पर नहीं है। आ जाओ भाई। योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल, आपका परफ्यूम में एक शानदार क्या हो सकता है? खुशबू। तो देखो भाई सेंट का करेक्ट स्पेलिंग ए वंडरफुल सेंट, ये सब गलत स्पेलिंग है सेंट का। तो परफ्यूम में क्या होता है? सेंट होता है। तो सेंट का स्पेलिंग पूछ रहा था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल नंबर 54। आई विल नॉट बी एबल टू डैश माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी मैं अपना, आई विल नॉट बी एबल टू, मैं सक्षम नहीं हूं अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर कंप्लीट करना। तो आप मुझे बताइए टू के बाद क्या आ सकता है? टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब 1। ऑप्शन नंबर डी, आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, यानी मैं सक्षम नहीं हूं अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर बनाने में। ये क्वेश्चन कह रहा है मैं सक्षम नहीं रह पाऊंगा, हो पाऊंगा अपने प्रोजेक्ट्स को टाइम पर कंप्लीट करने में, ये कह रहा है। इसका मतलब टू के बाद क्या लगता है? वर्ब 1। कॉन्सेप्ट से बनना था सवाल। आओ भाई अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 54। मोर देन 60 बॉयज डैश पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, यानी 60 बॉयज से ज्यादा फर्स्ट डिवीजन पास किए। आप मुझे बताइए वर्ब 3। तो वर्ब 3 अपने से पहले क्या लेगा? हैज या है, ये दोनों के साथ हैज है। तो 60 बॉयज यहाँ कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन कैसा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब।
तो प्लूरल वर्ब इसमें कौन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आओ भाई, ये देखो ये सवाल क्या है, निगेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए। सवाल क्या कहता है? यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, आप अकेला इसके लिए क्या है? ब्लेम थे, मतलब आप अकेले जो है वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, मतलब आपको अकेला इसके लिए ब्लेम किया गया था। ये सवाल है, ब्लेम मतलब आपको अकेला, आप पर अकेला ऐसा इसके लिए आरोप लगाया गया था, ब्लेम। तो भाई निगेटिव में चेंज कीजिए सवाल को, यू वेयर नॉट टू ब्लेम, ये निगेटिव है, बट ब्लेम फॉर दिस अलोन लास्ट में नहीं आता, ये गया। नॉन बट यू वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, हाँ ये ठीक है। यहां पे देखिए बट का मतलब क्या होगा? के अलावे, बट का मतलब यहां क्या हो जाएगा? के अलावे। ठीक है, और यहां बट जो है नन बट यू, यानी तुम्हारे अलावे कोई नहीं। वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी तुम्हारे अलावे कोई नहीं है ना, इसके लिए ब्लेम किया गया था। यानी जो सवाल ये कह रहा है वही सवाल ये है। कैसे समझिए, यू अलोन वेयर टू ब्लेम फॉर दिस, यानी आप केवल इसके लिए ब्लेम किए गए थे, और वही सवाल यहां कर रहा है कि आपके अलावा कोई नहीं इसके लिए ब्लेम किया गया था। यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का सवाल है। चाहे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलिए, नेगेटिव को आप इंटरोगेटिव में बदलिए, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आता है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में रिमूवल टू भी आता है, डिग्री भी आता है, और अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव ये भी आता है, और एक्सक्लेमेटरी भी आता है इसमें। इसमें जो सवाल है उसका लैंग्वेज नहीं चेंज होता है, यानी जो सवाल क्वेश्चन में जो सवाल कह रहा है वही सवाल का आंसर भी आना चाहिए सेम अर्थ के रूप में। ठीक है, जैसा कि आप सवाल नंबर बी देखिए और इसके क्वेश्चंस को देखिए, दोनों सेम ही बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द मैन कैम, यानी आदमी आया। भाई आदमी कैसे आया? इमीडिएटली आया, तुरंत आया। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 58। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत वाक्य चुनना है। तो गलत वाक्य क्या होगा भाई? सफर, सी प्रपोजिशन हमेशा क्या लेता है? फ्रॉम। तो पहला क्वेश्चन ही गलत है। सी सफर फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित। एट नहीं लेता है, पीड़ित सफर जो है अपने साथ हमेशा क्या लेता है? फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है आपका? इनकरेक्ट ऑप्शन है ना, यानी गलत क्वेश्चन कौन सा है? ऑप्शन ए ही है, जो कि गलत ही चुनना था इसमें। अब आओ नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 59। द प्यून डैश द वेल। भाई प्यून डायरेक्ट वर्ब फोर कहां से आएगा? हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैड के बाद वर्ब फोर नहीं आता, ये भी गया। विल के बाद वर्ब फाइव नहीं आता, ये भी गया। ये हो सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है? तो यहां दे रखा है वर्ब फाइव, यानी द प्यून रिंग्स द बेल। ठीक है, यानी चपरासी जो है वो घंटी बजाता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, ये ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, सही शब्द को चुनिए, यानी सही स्पेलिंग वाला शब्द चुनिए। तो देखिए सही स्पेलिंग, भाई नॉलेज दे रखा है। अब नॉलेज किसे नहीं पता है? देखिए नॉलेज का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? KNOWLEDG। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये आपके 60 क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ही आसान सवाल आए थे 2022 के पेपर में। तो अब इसके पार्ट 2 में आपको मिलेगा 61 से 100 तक के बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ये 2022 का पेपर था, अब 61 से 100 तक बुक के क्वेश्चन है, जिसमें प्रोज, पोयम और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के सवाल दिखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक आपको बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 2022 के पेपर है, आर्ट्स के क्वेश्चन बैंक। ठीक है, आइए सवाल सॉल्व करें 61 नंबर से। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? सवाल देखिए। सवाल कह रहा है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट डैश, यानी ओल्ड इंग्लिश जो है वो डिफरेंट दिखता है किसके कारण? तो भाई ये स्पेलिंग और वोकेबुलरी के कारण क्या दिखता है? काफी डिफरेंट है। ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो काफी अलग थे, इसीलिए ओल्ड इंग्लिश कैसा दिखता है? काफी ओल्ड इंग्लिश का लैंग्वेज काफी डिफरेंट दिखता है। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 62 देखो, रोमांटिक रिवाइवल किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विथ मतलब किससे जुड़ा हुआ है? तो रोमांटिक रिवाइवल विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 63 देखो क्या कह रहा है? द डैश हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, क्या जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट किया इंग्लिश लैंग्वेज को? तो क्या बहुत ज्यादा भाई? रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब पुनर्जागरण। ठीक है,
ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज यूज एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन डैश। इंग्लिश का प्रयोग एक फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा के रूप में कहाँ यूज किया जाता है? तो देखिए चाइना में जो है इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, जबकि इंडिया में इंग्लिश एक सेकंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, ये देखिए, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, यानी जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा उस महिला को, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी उस महिला को। तो भाई ये एन एपिथाफ का लाइन है, किसका लाइन है? एन एपिथाफ का लाइन है। आओ भाई नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल नंबर 66, ए डस्ट हुम डैश बोर सिप्ड मेड अवेयर, यानी एक धूल जिन्हें जन्म दिया, तड़ासा और मेड अवेयर जागरूक किया। ये लाइन हुम इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड की चर्चा है। ये द सोल्जर पोएम का लाइन था जिसे आपको क्या करना था? पूरा करना था। तो यहाँ पे हुम इंग्लैंड बोर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये देखो भाई सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 क्या कहता है? ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वह समस्त मनुष्यों के कानून को तोड़ती है और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ती है। ये कौन सी कविता का लाइन है? तो ये मेकाविटी द मिस्ट्री कैट का लाइन है, जिसमें मेकाविटी जो है वो ह्यूमन लॉ को भी तोड़ती है और ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ती है। आओ भाई नेक्स्ट सवाल देखो, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, मृत्यु की मीनार। टावर ऑफ साइलेंस का मतलब क्या होता है? मृत्यु की मीनार। ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। टावर ऑफ साइलेंस किससे जुड़ा हुआ है? पारसी धर्म, जिसे मरने के बाद इस धर्म में लोगों को टावर ऑफ साइलेंस पर डिस्पोज कर दिया जाता है, रख दिया जाता है उनके मृत शरीर को। चलो भाई नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 69, I am thankful to the West for many things I have learnt from Western literature। तो भाई मैं धन्यवाद देता हूं वेस्ट को, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है वेस्टर्न लिटरेचर्स। ये कह रहा है कि भाई इसमें वेस्ट की बात कर रहा है, पश्चिम की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर 17 देखो क्या कह रहा है। सवाल नंबर 17 कहता है द पास्ट इज नॉट डेड एस्थेटिक इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। भूतकाल मृत नहीं है, स्थिर है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, ये क्या है? जीवित और गतिमान है। ये लाइन किसका है? तो ये लाइन है भारत इज माय होम का लाइन है। नेक्स्ट सवाल आओ, ये देखो, द मदर ऑफ द नरेटर वाज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। भाई माँ चाहती थी कि लेखक जो है, माँ बहुत कॉन्फिडेंटेड थी लेखक के प्रति, और नानू काका को मंत्री जी से मिलवा देंगे किस टाइम? तो व्हेनेवर ही वांटेड, जब कभी भी वह चाहते थे। ऐसा उसकी माँ चाहती थी कि नानू काका जो है वो मंत्री जी से, उनका जो पुत्र था नरेटर लेखक, वो उन्हें जब चाहे तब उन्हें मिला दे, व्हेनेवर ही वांटेड। सवाल नंबर 72, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैली इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। ये देखो लाइन पूरा करना था, डिस्पेयर का मतलब निराशा। ये आई हैव ए ड्रीम का एक लाइन है जिसे आपको पूरा करना था। नेक्स्ट सवाल आओ, सवाल नंबर देखते हैं 73, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब कवि ने सांप को देखा, इट वाज वेरी ए डेज। तो भाई इस कविता में जो दिन चल रहा था वो कैसा दिन चल रहा था? हॉट डे। इट वाज ए वेरी हॉट डे, ये बहुत गर्म दिन था जब कवि ने सांप को देखा था। आ जाइए नेक्स्ट सवाल, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं में खुशियां मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ, स्वयं गीत गाता हूं, एंड व्हाट आई एज्यूम, मैं जो कुछ मानता हूं, यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। ये कविता का लाइन है, कह रहा है ये किस कविता का लाइन है? तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर का क्या है? लाइन है। ये सिंग से आपको सॉन्ग याद रहेगा, सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आओ, आते हैं नेक्स्ट सवाल। ये देखो, ऑर्डर वॉन द पुलित्जर प्राइज ऑफ हिज कलेक्शंस ऑफ पोएम, यानी W.H. ऑर्डर ने पुलित्जर प्राइज जीता। उनके कौन से कलेक्शंस के लिए? द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्हें क्या मिला? पुलित्जर प्राइज मिला। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, अगला सवाल, कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी संयंत्र के साथ जो यहाँ पर लोड की बात की जा रही है और आशीर्वाद की जो बात की जा रही है,
ये किस चैप्टर का लाइन है? तो ऑट टू ऑटम का लाइन है। यानी सूर्य इसमें संयंत्र रचता है और संयंत्र रच के क्या करता है? फलों को पका देता है। ये सेंस था यहां। He had the look of being a simple-hearted man as well as simple-minded man. यानी वो दिखने में कैसा था? सिंपल हार्टेड मैन, साथ ही साथ एज वेल एज, साथ ही साथ वो कैसा था? सिंपल माइंडेड व्यक्ति था। कौन था भाई? तो ये द अर्थ होगा। द अर्थ में जो बेंजी नामक एक व्यक्ति था, या कह सकते लड़का, वो क्या था? सिंपल हार्ट के साथ साथ क्या था? सिंपल माइंडेड बॉय था। द अर्थ का ये लाइन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पर लेसबक इज द राइटर ऑफ द बुक्स लाइक। पर लेसबक ने इनमें से कौन सा किताब लिखा है? तो देखिए, द वेस्टलैंड को टी.एस. एलियट ने लिखा है। टी.एस. एलियट ने लिखा है। कम माय बिलव्ड, इसे किसने लिखा है? पर लेसबक ने। मैकबेथ को किसने लिखा है? तो मैकबेथ को लिखने वाले हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा? मैकबेथ। ठीक है। बॉम्बे वीवेयर को किसने लिखा है? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर ने क्या लिखा है भाई? तो मनोहर मालगोनकर ने क्या लिखा है? तो मनोहर मालगोनकर ने बॉम्बे वीवेयर लिखा। तो पर लेसबक ने क्या लिखा? कम माय बिलव्ड। ठीक है। तो देखिए, बाकी तीन ऑप्शंस के भी मैंने आपको राइटर का नाम बता दिया। अब आ जाओ। द नेम ऑफ द लोमोव्स डॉग इज, यानी लोमोव के डॉग का क्या नाम है? तो लोमोव के डॉग का क्या नाम था? गेस था। ठीक है। ये ए मैरिज इज प्रपोजल के चैप्टर से ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। नेक्स्ट सवाल आओ। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ। नानू काका खड़े थे डैश क्लास कैरेज में, कैसे बोगी में? तो भाई ये सेकंड क्लास बोगी में खड़े थे, सेकंड क्लास कैरेज में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए नेक्स्ट सवाल। एंड मस्ट वेट, और अवश्य इंतजार किया। मस्ट स्टैंड, खड़ा रहा। वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी। अब ये ना लाइन कह रहा है किस चैप्टर का है? तो ये ना स्नेक चैप्टर का लाइन है। ठीक है। ये किस चैप्टर का लाइन है? स्नेक का। नेक्स्ट सवाल आओ। हु रोट समर इन कोलकाता। समर इन कोलकाता को किसने लिखा? तो इसको लिखने वाले हैं कमला दास। भाई कमला दास ने और भी पुस्तक लिखा है। यस अल्लाह किसने लिखा? तो यस अल्लाह को भी किसने लिखा? कमला दास ने। सायरन को किसने लिखा? तो सायरन को भी कमला दास ने लिखा है। एंड द ओल्ड प्ले हाउस, एंड अदर पोयम, द डिसिडेंट्स, इन सभी पोयम को लिखने वाले कौन है? कमला दास। तो समर इन कोलकाता कमला दास। आओ भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 83। इन वाल्टर डिलामेयर सॉन्ग देयर इज ए नोट ऑफ डैश। वाल्टर डिलामेयर के गीत में किसकी चर्चा है? किसकी नोट है? भाई मेलंकली की चर्चा है। मेलंकली का मतलब क्या होता है? उदास या दुख की बात है। वाल्टर डिलामेयर के पोयम में दुख और उदास की चर्चा है। My tongue every dash of my blood from this soil, from this soil and this air, ये लाइन पूरा करना है। तो my atom, my tongue and every atom होगा, यानी मेरी जीव और मेरे जो एटम है ऑफ माई ब्लड, ये इसका लाइन है कविता का। किस कविता का लाइन है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला सवाल ये देखो भाई। अगला सवाल, लिप्स ऑफ ग्रास, इसको किसने लिखा? तो लिप्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन ने। ठीक है। वॉल्ट विटमैन ने क्या लिखा? लिप्स ऑफ ग्रास को लिखा। ये सवाल कई बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में। स्नेक्स वेयर सीन अमंग इन डैश माय ग्रैंडमदर हाउस, सांप देखे गए थे बुक्स के बीच। ठीक है। माय ग्रैंडमदर हाउस का ये लाइन था। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। सवाल नंबर 87। द एंग्लो सेक्शंस यूज डैश लैंग्वेज। ये जो एंग्लो सेक्शंस थे ये कौन से लैंग्वेज का यूज करते थे? तो ये जर्मेनिक पीपल थे, इसलिए जर्मेनिक लैंग्वेज की बात होगी यहां पर। और अगला सवाल देख ले। ये लो भाई ये सवाल, न्यू वैरायटी इंग्लिश इमर्ज आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड। भाई इसका फ्रीडम होगा, फ्रीडम। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्रीडम होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टुडे डैश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज। आज कहाँ की इंग्लिश को दुनिया की भाषा के रूप में जानते हैं? तो अमेरिका की इंग्लिश को आज पहचाना जाता है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में।
लैटिन तो काफी पुरानी है और स्कैंडिनेवियन भी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि को। इन्होंने क्या लिखा है? गीतांजलि को। नेक्स्ट सवाल आ जाओ। सवाल नंबर 91। मनोहर मालगोनकर इज एन डैश राइटर। ये कहाँ के राइटर थे? तो ये एक भारतीय राइटर है, भारतीय लेखक है, इंडियन राइटर है। अगला सवाल देखते हैं। हु रोट आर्म्स एंड मैन? आर्म्स एंड मैन को किसने लिखा? तो आर्म्स एंड मैन को लिखने वाले हैं जीबी शाह। बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसल वाज ए ब्रिटिश फिलोसफर। यानी बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसल क्या थे? एक ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, ठीक है, मैथमेटिशियंस भी थे, याद रखिए इनसे भी सवाल। और साथ ही साथ बर्ट्रैंड रसल जो थे वो इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस भी थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। The next day the teacher gave Sebi's confiscated god and the old potter who work in the school। ये भाई सेबी किस चैप्टर में है? तो सेबी की चर्चा किस चैप्टर में है? द आर्टिस्ट। The way of managing childbirth in traditional societies are, यानी बच्चों के जन्म के जो तरीके हैं परंपरागत समाज में कैसे हैं? मैनी एंड वेरिड, यानी बहुत और अलग अलग प्रकार के बच्चों के जो जन्म के तरीके हैं परंपरागत समाज में वो क्या है? मैनी एंड वेरिड, यानी बहुत और वेरिड का मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगला सवाल। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रिस्टोरेड। भाई व्हेन पीस कम्स full freedom is restored is the correct answer of this question, option C। 97। which nation has been called the young state of ancient people? भाई किसे कहा जाता है प्राचीन लोगों का एक युवा राज्य? तो कौन से जगह को कहा जाता है प्राचीन लोगों का युवा राज्य? इंडिया को। ये इंडियन सिविलाइजेशन है ना, कल्चर का लाइन है। The state of dash is sweltering with the heat of injustice and oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice। The state of dash is sweltering, the state of Mississippi। मिसिसिपी का जो राज है वो अन्याय की ज्वाला में जल रहा है। ये सवाल था भाई। The dash are careful not to antagonize the press। traders, teachers, politicians, doctors। पॉलिटिशियंस होगा, पॉलिटिशियंस आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। मतलब ये जो है ना प्रेस के एंटागोनाइज नहीं जाते हैं, ये केयरफुल रहते हैं पॉलिटिशियंस लोग। चलो। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ओ मनुष्य का जो पावर है वो कितना फीबल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इज लाइन टेकन फ्रॉम, भाई ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस कविता से है? तो मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर हो जाती है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का क्या है? लाइन है। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन समाप्त हो गए। उम्मीद करता हूं कि ये सभी सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।